बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, हमने अपने फ़र्स्ट 3 जो चैप्टर्स हैं उनको हमने कंप्लीट किया। अभी हमारे पास तीसरे चैप्टर का कुछ हिस्सा है, शायद आप लोगों के नोट्सों में प्रिंट लगे हुए हों, अगर नहीं होंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूँगा। तो उसमें कुछ ये है कि हमारे पास डेफिनेशन वाला चैप्टर है कि डेफिनेशंस हैं कुछ, तो उन डेफिनेशंस के हवाले से हम बात करते हैं। डिफरेंट डेफिनेशंस हैं आपकी जो फार्माकोलॉजी में यूज़ होती हैं, आपके काम आती हैं। तो उसमें देखने के लिए है सबसे पहले आपका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट से क्या मुराद है। ये एडवर्स ड्रग रिएक्शंस जो होते हैं उनके रिलेटेड आपकी डेफिनेशंस हैं। ये वो इफ़ेक्ट है जो ऑब्जर्व किया जाता है अदर देन फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट के। अब देखें, एक होता है इफ़ेक्ट, एक होता है साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट से क्या मतलब, जैसे वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि साथ जो इफ़ेक्ट होता है। सपोज मैं मिसाल दे रहा हूँ, आप ट्रैवल करते हैं, कुछ लोगों को ट्रैवलिंग के दौरान खुदा न खास्ता वोमिटिंग की कैफियत होती है। तो जो वोमिटिंग है दौरान सफ़र, उनको सफ़र का साइड इफ़ेक्ट है। बात समझ आ रही है। कुछ लोग हैं वो कोई मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, उस मेडिसिन लेने से उनको एक फ़ायदा होता है। सपोज़ कोई मैं एंटीबायोटिक ले ली है, बुखार था, एंटीबायोटिक ले ली, बुखार टूट गया, बैक्टीरिया के खिलाफ उसने वर्किंग की। ये दवाई का क्या था, फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट था। जबकि बुखार टूटने की वजह से अगर तो उनको मोशन ला गया किसी एंटीबायोटिक की वजह से, उनके मुंह का जायका ख़राब हो गया, तो ये जो इफ़ेक्ट आया, मुंह का जायका ख़राब होना, मोशन लगना, ये उस दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। दवाई के क्या हैं जी, साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब देखें, अनअवॉइडेबल अनइंटेंडेड फार्माकोडायनेमिक्स इफ़ेक्ट दैट अकर एट अ थेराप्यूटिक डोज, कि थेराप्यूटिक डोज के ऊपर जो जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, जिनको अटेंड नहीं किया जा सकता, ऐसे फार्माकोडायनेमिक्स इफ़ेक्ट जो होते हैं, जो करो अदर देन थेराप्यूटिक डोज के, तो उसको साइड इफ़ेक्ट कहते हैं। इसमें आपके पास ड्राइनेस ऑफ माउथ है जिस विद एट्रोपिन, ड्राइनेस ऑफ माउथ विद एट्रोपिन। तो अगर आप इसको देखते हैं साइड इफ़ेक्ट के हवाले से कि इफ़ेक्ट जो होता है ये वो इफ़ेक्ट जो ऑब्जर्व किया जाता है अदर देन फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट के, इस इफ़ेक्ट को क्या कहते हैं, साइड इफ़ेक्ट कहते हैं। एलर्जिक रिएक्शन, नोज़िया, वोमिटिंग वगैरह जो है इसका साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है। टॉक्सिक इफ़ेक्ट क्या होता है, ये वो इफ़ेक्ट होते हैं। देखें, अब ये जो साइड इफ़ेक्ट है, खुदा न खास्ता, अच्छा, ये जो साइड इफ़ेक्ट है मे बी बेनिफिशियल है, मे बी हार्मफुल है। अब देखें, हो सकता है कुछ मेडिसिन ऐसी है, एक मोसीगार सिरप था, ठीक है, मोसीगार सिरप का जो असल इफ़ेक्ट था वो हम मार्केट में भूल गए, मोसीगार को हमने भूख के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या कि मोसीगार का जो साइड इफ़ेक्ट था वो उसके लिए ज़्यादा मतलब वो बनना शुरू हो गया, उसके लिए यूज़ होना शुरू हो गया। तो आप इसी तरह देखते हैं कि आपका एक साइड इफ़ेक्ट बेनिफिशियल भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है, लेकिन जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट है वो बेनिफिशियल नहीं हो सकता, वो ऑलवेज हार्मफुल रहेगा। रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ द ड्रग ड्यू टू ओवरडोज और प्रोलॉन्ग यूजेस, कि अगर आप ओवरडोज ले रहे हैं या प्रोलॉन्ग यूज़ कर रहे हैं किस दवाई को, तो वो आपके लिए टॉक्सिक हो गई, तो उसको टॉक्सिक इफेक्ट कहते हैं। ड्रग इंटॉलरेंस क्या है, टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ अ ड्रग इन एन इंडिविजुअल एट थेराप्यूटिक डोजेस वोमिटिंग विद अ सिंगल डोज ऑफ सैलिसाइलेट, ठीक है। ये इसको क्या कहते हैं, ड्रग इंटॉलरेंस। टॉक्सिक इफेक्ट है एक दवाई का, इसमें इंडिविजुअल जो है एट थेराप्यूटिक डोज के ऊपर उसमें वोमिटिंग हो रही है एक सिंगल डोज से और सैलिसाइलेट से। इसी तरह ड्रग टॉलरेंस क्या है, ड्रग टॉलरेंस से मुराद डिक्रीज रिस्पॉन्स टू द सेम अमाउंट ऑफ ड्रग आफ्टर रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो उसका रिस्पॉन्स कम हो गया है, आपकी जो बॉडी है वो अब मज़ीद उस पर रिस्पॉन्स उस दवाई पे नहीं कर सकती, क्योंकि वो रिपीटेडली एडमिनिस्टर की जा चुकी है वो दवाई, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्या है जी, आपके पास इसमें प्रो ड्रग है कि प्रो ड्रग क्या चीज़ है। अगर हम प्रो ड्रग को देखते हैं तो ये रेफ़र करती है वो कंपाउंड जिनको आप जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जिन कंपाउंड को विच एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट अंडरगो केमिकल कन्वर्सेशन, ठीक है, केमिकल कन्वर्सेशन मेटाबॉलिज्म इसमें की जाती है बिफोर कमिंग ऑन फार्माकोलॉजिकल ड्रग, के फार्माकोस्यूटिकल ड्रग पे आने से पहले जो उनका सूरत हाल बन रही है। जैसे मिथाइल डोपा है, ये प्रो ड्रग है और इसको कन्वर्ट हो जाना है अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन टू एक्ट एज एंटी हाइपरटेंसिव में। तो ये एंटी हाइपरटेंसिव में क्या होता है जी, ये हो जाती है। अगर आप देखते हैं प्रो ड्रग को, तो एक ऐसी प्रो ड्रग क्या है, ये डिफाइन कहते हैं बायोलॉजिकली इनएक्टिव डेरिवेटिव्स ऑफ अ पेरेंट ड्रग मॉलिक्यूल्स दैट यूजुअली
require a chemical or active drug and possess improved delivery properties over the parent molecules. The concept of prodrug was first introduced by Adrian Albert in 1958. ठीक है, the development of prodrug is now well established as a strategy to improve the physiochemical, biopharmaceuticals or pharmacokinetics properties of pharmacologically potent compounds and thereby increase usefulness of a potential drug. तो इसको ये सारी जो बातें हैं, ये सारी डिस्कशन जो है ये आपकी प्रोड्रग के कैटेगरी में आ रही है। इसके बाद आपके पास एक डेफिनेशन है प्लेसिबो। प्लेसिबो क्या है? Placebo is defined as substances that has no known specific pharmacological activity against the condition being treated. ठीक है, प्लेसिबो कैन बी थेराप्यूटिकली बेनिफिशियल टू सम पेशेंट्स व्हेन दे गिव राइज टू द प्लेसिबो इफेक्ट। देखिए मैं आपको उर्फ़ में बताऊं प्लेसिबो से क्या मुराद है कि आप कोई दवाई किसी पेशेंट को उसकी साइकोलॉजिकली ट्रीट करने के लिए उसको एडमिनिस्टर करते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से क्या मुराद है? मैं आपको मिसाल देता हूँ। खुदा न खास्ता आप बैठे हैं, आपको किसी बात से वहम हो गया, आप बार बार करें मेरे पेट में दर्द हो रहा है, हालांकि आपके पेट में दर्द है नहीं, किसी टेंशन परेशानी की वजह से ऐसे होता है। ठीक है, अब डॉक्टर के पास जाते हैं, जी मेरे तो पेट में दर्द रहता है, हालांकि आपके पेट में दर्द, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कंडीशन नहीं बता रहा। तो आपका डॉक्टर भी असेस करता है यार इसको पेट में दर्द नहीं है, लेकिन इसके सर पे सवार है पेट का दर्द। उसका तरीकाकार आपका डॉक्टर क्या बनाता है? वो ऐसे करता है कि वो आपको इस बात का आइडिया देता है कि आप को ये मेडिसिन यूज़ करनी है, हालांकि उसमें फार्माकोलॉजिकल जो आपका APIs हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ऐड ही नहीं होता। ठीक है, तो वो आपको एक सपोर्टिव के तौर पर ऐसे मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स को प्लेसिबो के तौर पर आपको एडमिनिस्टर कर देता है। आप साइकोलॉजिकली ये समझते हैं कि मुझे अब इसमें डेवलपमेंट आएगी। इट रेफर्स टू एन इनएक्टिव सब्सटेंस और प्रिपरेशन गिवन टू सेटिस्फाई पेशेंट सिंबॉलिक नीड। ठीक है, उसमें साइकिक नीड जो है फॉर ड्रग थेरापी। इट इज़ यूज इन कंट्रोल स्टडीज़ टू डिटरमाइन द एफिकेसी ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये यूज़ होती है कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल स्टडी इसमें क्या डिटर्मिनेशन क्या आ रही है, जो एफिकेसी है मेडिसिनल प्रोडक्ट की, उसमें ये इसको कंसीडर की जा रही है। ठीक है, तो ये आपकी प्लेसिबो उसमें ड्रग्स में आ रही है। तो अगर आप इसको देखते हैं कि इट रेफर्स टू द इम्प्रूवमेंट इन सिम्टम्स एज अ रिजल्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट विद एन इनएक्टिव सब्सटेंसेस और स्टेज मेडिकल प्रोसीजर। उसमें पेशेंट रिकवर है विदाउट जेन्युइन मेडिकल इंटरवेंशन में। तो एट्रीब्यूटेड टू बिलीव इन द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट, बिलीव मेडिएट्स हीलिंग ऑफ सिम्टम्स। तो प्लेसिबो क्या है? वांटेड ड्रग इसमें कंसिडर की जा रही है। तो अगर आप इसमें देखते हैं ड्रग रिसेप्टर क्या है, तो ड्रग रिसेप्टर्स में इट रेफर्स टू स्पेसिफिक ड्रग बाइंडिंग साइट प्रेजेंट ईदर इन द सेल और ऑन द सरफेस ऑफ सेल व्हेन अ ड्रग बाइंड विद इट्स स्पेसिफिक रिसेप्टर ड्रग एक्शन। ठीक है, नेचर ऑफ रिसेप्टर से क्या मुराद है? इट इज़ ऑब्जर्व मोस्टली दे आर प्रोटीन इन नेचर विच इज़ रेगुलेटरी प्रोटीन, एंजाइम और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और आपकी स्ट्रक्चरल प्रोटीन इसमें कंसिडर की जा रही है। तो ड्रग रिसेप्टर में क्या है जी? इन बायोकेमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी अ रिसेप्टर इज़ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल दैट रिसीव्स केमिकल सिग्नल्स फ्रॉम आउटसाइड अ सेल। When such chemical signals bind to a receptor, they cause some form of cellular or tissue response, a change in electrical activity of cell. अब देखते हैं many drugs usually do not bind directly with enzymes, channels, transporters or structural proteins but act through specific macromolecules. ठीक है, तो अगर आप H2 रिसेप्टर को देखते हैं, ये एंटागोनिस्ट है सिमिटिडीन का। व्हेन बाइंड विद H2 रिसेप्टर इन स्टमक दे शो देयर आपका जो एंटी अल्सर इफेक्ट है। तो इस तरह से आपका रिसेप्टर इसको शो कर रहा है, इसको दिखा रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखते हैं हाफ लाइफ में, तो हाफ लाइफ क्या चीज़ है? हाफ लाइफ बेसिकली वो टाइम है किसी ड्रग कंसंट्रेशन का डिक्लाइन स्टेज में 50% उसमें डिक्लाइन स्टेज आ रहा है। इट इज़ टाइम फॉर ड्रग कंसंट्रेशन टू डिक्लाइन बाय 50%। ये टाइम है जो रिक्वायर है बाय ड्रग टू एलिमिनेट फ्रॉम प्लाज्मा बाय 50%। देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स विच इंक्रीज ड्रग हाफ लाइफ। ड्रग डिक्रीज रीनल फंक्शन, इसमें आपके पास CCF हेमरेज जो है, कंजक्टिव कार्डिक फेलियर का जो हेमरेज है, इसमें डिक्रीज रेनल फ्लो एज इन रेनल फेलियर, डिक्रीज मेटाबॉलिज्म इसमें कंसिडर किया जाए। तो बायोलॉजिकल हाफ लाइफ या एलिमिनेशन हाफ लाइफ से क्या मुराद है? ये सब्सटेंसेस हैं इज द टाइम इट टेक्स फॉर अ सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल मेटाबोलाइट्स हैं इसके, या आपके पास इसके ड्रग्स हैं, आपके पास सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं,
आपके पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड हैं और अदर सब्सटेंसेस हैं, ये लूज़ करते हैं हाफ ऑफ इट्स फार्माकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल एक्टिविटी एज पर द मैश डेफिनेशन। मैश की डेफिनेशन के मुताबिक बायोलॉजिकल हाफ लाइफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट फार्माको इकोनॉमिक पैरामीटर है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मुराद है कि वो वॉल्यूम, ठीक है, जिसमें आप इट इज़ अ क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, एक होती है क्वालिटेटिव, एक होती है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव से मुराद क्या है, क्वालिटी के हिसाब से। तो क्वांटिटेटिव से क्या मुराद है, क्वांटिटी, गिनती के हिसाब से। इट इज़ द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ टिश्यूज़ लोकलाइजेशन ऑफ अ ड्रग। क्वांटिटी के हिसाब से जो अंदाज़ा लगाया जा सकता है टिश्यूज़ का कि लोकलाइजेशन ऑफ अ ड्रग में। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नोन एज पेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ यूज्ड टू क्वांटिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ड्रग। क्वांटिटी जो है ड्रग की वो उसको क्वांटिफाई कर, देखेंगे ड्रग की क्वालिटी भी तो क्वांटिफाई की जा सकती है। तो इसमें आप क्वांटिटी की जो है क्वांटिफिकेशन जो हो रही है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग बिटवीन द प्लाज्मा एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी आफ्टर ओरल और पेरेंटल डोजिंग। औरल और पेरेंटल जो आपकी पेरेंटल आपको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जैसे आपको बताया है, उसकी अगर आप उसको एडमिनिस्टर किया जा रहा है वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है, तो उसके बाद जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही ड्रग की प्लाज्मा में और आपकी दूसरी बॉडी पोर्शन में, तो उसकी जो एस्टिमेशन है वो आप वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से करते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज अपेरेंट वॉल्यूम बिकॉज ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी इक्विलिब्रेटेड विद द ड्रग डू नॉट हैव इक्वल कंसंट्रेशन। इक्वल कंसंट्रेशन नहीं है, बॉडी इक्विलिब्रेटेड पार्ट्स उसमें कंसिडर किए जा रहे हैं। और इट इज़ डिफाइंड एज द वॉल्यूम इन विच द अमाउंट ऑफ ड्रग वुड बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट टू प्रोसीजर प्रोड्यूस द ऑब्जर्व ब्लड कंसंट्रेशन। इसमें क्या हो रहा है कि वो, अब इसको अगर मैं हर्फ आम में आपको बताऊँ, आपकी ज़बान में इसको आपको बताऊँ, तो ये वो वॉल्यूम है, ये वो पैरामीटर है कि जिसमें आप अंदाज़ा लगाते हैं कि कितनी क्वांटिटी जो ड्रग की है आपकी ब्लड स्ट्रीम तक, आपके एंड रिजल्ट तक पहुँची है। उस पूरी क्वांटिटी को एस्टिमेट करना वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला भी है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी, ठीक है, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा, ठीक है। तो अगर जो ड्रग है लिपोफिलिक है उसका हाई होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि ड्रग जो है जो रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है उनका भी सिमिलरली ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट किया गया है। तो अगर आप बायो अवेलेबिलिटी की बात करते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी क्या है, नेक्स्ट डेफिनेशन बायो अवेलेबिलिटी ये क्या है, ये फ्रैक्शन ऑफ अनचेन ड्रग रीचिंग इन द सिस्टेमिक सर्कुलेशन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन बाय एनी रूट, कि कोई दवाई का बग़ैर किसी तब्दीली के अपने मेटाबॉलाइट्स में डिवाइड होने के बग़ैर आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाना, भले जिस भी आप रूट से भेज रहे हैं उसको बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। बायो अवेलेबिलिटी, बायो ज़िंदगी, अवेलेबिलिटी अवेल होना, ठीक है, मौजूद होना, पहुंच जाना, कि कोई दवाई जो कुछ अमाउंट फ्रैक्शन ऑफ अनचेंज ड्रग रीचिंग इन सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टम में आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन बाय एनी रूट, एक्सटेंड ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन बाय एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट आईवी रूट, ठीक है। आईवी रूट जो है वो है 100% बायोअवेलेबिलिटी, ठीक है। आईएम रूट जो है उसकी भी 100% है, जबकि ओरल रूट की जो बायोअवेलेबिलिटी है वो लेसर है। तो इसका आपके पास जवाब है, हमने देखा है कि ओरल बायोअवेलेबिलिटी हम बताया था कि आपके डाइजेस्टिव जो हैं डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका वो प्रॉब्लम कर सकता है, आपका और प्रॉब्लम इसमें कंसिडर किए जा सकते हैं, आपकी दवाई प्रॉपरली सारी रीच नहीं हो सकती, ठीक है। तो जो आपका नोज ड्रॉप्स हैं, आपके आई हैं और आपके ऑइंटमेंट्स वगैरह क्रीम्स की जो है अवेलेबिलिटी उनकी नहीं होती, ठीक है। तो वो उनकी जो है वो नॉन रिएक्टिव हैं, तो उनकी बायोअवेलेबिलिटी नहीं है क्योंकि वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं पहुँचती। तो हम ये वहाँ पे बात कर रहे हैं कि ब्लड स्ट्रीम तक जो आपकी प्रोडक्ट पहुँच रही है जितनी, उसको आप बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं। अमाउंट और परसेंटेज ऑफ एक्टिव ड्रग दैट इज़ बीइंग अब्जॉर्ब फ्रॉम अ गिवन डोजेज फॉर्म एंड इज़ मेड अवेलेबल, ठीक है, ये अवेलेबल है to the site of action is called the bioavailability of the particle form. Bioavailability of paracetamol is 50%. It means if a patient orally takes 500 mg of paracetamol, only 250 mg, 50% of drug will reach to the systemic circulation. तो यहाँ आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आप ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से ले रहे हैं तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी 50% होती है। उसका क्या मतलब है कि अब देखें एक दवाई आपने मुंह से एंटर की, पूरा स्ट्रीम तय करते हुए आपकी ब्लड स्ट्रीम में जब वो पहुँचेगी
तो 50% वो रास्ते में डिस्कार्ड हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए आपकी जो बायोअवेलेबिलिटी है, ओरल बायोअवेलेबिलिटी, वो लेसर है एज़ कम्पेयर टू बायोअवेलेबिलिटी ऑफ आईवी और आईएम। जैसे कि आपको बताया गया है आईएम और आईवी की बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है, ठीक है। तो यहाँ तक इसकी डिस्कशन है आपकी बायोअवेलेबिलिटी के हवाले से। इसमें हमारे पास हमने ऑलमोस्ट कुछ 7 डेफिनेशन आज कंप्लीट की हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपके पास जो आपके फर्स्ट पास इफ़ेक्ट हैं आपके और आपके पास आपकी जो नेक्स्ट रिएक्शंस है आपके बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन, उनके बारे में इंशाल्लाह इसको देखेंगे और इसको वाइंड अप करेंगे। तो वही गुजारिश दोबारा हमेशा की तरह कि इसको गौर से तवज्जो से सुने। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो उसको अपने पास राइट डाउन कर लें, ठीक है। अगर चीज़ें क्लियर हैं तो आप राइट डाउन कर लें, अगर आपके पास कन्फ्यूजन है तो उसका आप मुझे टेक्स्ट करके उसका क्वेश्चन कर लें, ठीक है। तो बाकी आप लोग बच्चे 1 बाय 1 सब लोग अपने लेक्चर अपने पास नोट रखें, ठीक है। तो ये मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि हम लोग जब फिज़िकली मिलेंगे तो उसको फिज़िकली चेक भी करेंगे और इसमें जो आपकी लिमिटेशंस होंगी उनको भी आपको गाइड किया जाएगा कि आप इनको किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं, ये किस तरह से उसमें हो सकता है, ताकि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़।